डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 26 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम यूनिट 5 ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, कोर्स कोड BP 202T, जो कि हमारे बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होंगे। ये हमारी यूनिट 5 का पार्ट 2 वीडियो है, जहाँ पे हम लोग एलिफेटिक एमीन्स, उनके डेरिवेटिव, उनके क्वालिटेटिव टेस्ट, उनके यूजेस और उनकी बेसिसिटी के ऊपर एमसीक्यूज को उनके सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ समझने की कोशिश करेंगे, ताकि इनसे रिलेटेड कोई और प्रश्न आपके सामने आए तो आप उनको भी आसान तरीके से सॉल्व कर पाएँ। मैं हूं डॉक्टर भजन शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो ये है, नाइट्रोजन एटम ऑफ अमीनो ग्रुप इज डैश 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 हाइब्रिडाइज, यानी नाइट्रोजन एटम जो अमीनो ग्रुप में या अमीन ग्रुप में हमें देखने को मिलता है, एलिफेटिक अमीन्स में जो हमें देखने को मिलता है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो अगर हम लोग इसके नाइट्रोजन को, अमीनो ग्रुप के नाइट्रोजन को ध्यान से देखें तो जो अमीन ग्रुप्स होते हैं या जो अमीनो ग्रुप होता है वो फेवर करता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन कई बार जो है वो अपने आप को sp2 हाइब्रिडाइज या ट्राइगोनल प्लेनर में भी अपने आप को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जनरली जो उसकी फेवरेबल कंडीशन है वो है हमारी sp3 हाइब्रिडाइज। और ये इसलिए होता है क्योंकि वो फिर जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन है जो आ रहा है उसको मिनिमाइज करने के लिए वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में रहना पसंद करता है। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि अमीन ग्रुप में हाइब्रिडाइजेशन क्या है नाइट्रोजन का, तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर उसका शेप पूछा जाए तो आप ये भी बताइएगा कि उसका शेप है टेट्राहेड्रल। और साथ ही साथ अगर ये पूछता है कि व्हाट इज द टिपिकल डिफरेंस इन एनर्जी फॉर एमीन इज अबाउट, कितना होता है, तो वो 5 किलो कैलोरी पर मोल के करीब हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सोल्यूशन ऑफ मिथाइल एमीन शोज विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी विथ लिटमस पेपर। हम लोग लिटमस पेपर का प्रयोग इसलिए करते हैं, हम चेक करने के लिए कि कोई चीज़ जो है वो एसिडिक है या बेस। तो अगर वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देती है कंपाउंड हमारा, तो हम उसे कहते हैं एसिड है, जैसा कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में टेस्ट पढ़ा था। अगर कोई जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर रहा है, इसका मतलब कि वो बेसिक होता है। जब हम लोग एमीन्स या मिथाइल एमीन या इस तरीके के किसी एमीन्स के साथ लिटमस पेपर की टेस्ट करते हैं तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है, जिससे ये पता चलता है कि जो एलिफेटिक एमीन्स हैं या जो भी एमीन्स हैं वो एक तरीके से बेसिक है नेचर में या एल्कलाइन होती है नेचर में, इसलिए वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में क्या कर देती हैं, कन्वर्ट कर देती हैं। आंसर आपका क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। एल्किल एमीन्स आर जनरली लेस बेसिक दैन एराइल एमीन्स बिकॉज N इज sp हाइब्रिडाइज्ड। ये बात तो गलत है। बी ऑप्शन, एराइल एमीन्स आर जनरली मोर बेसिक दैन एल्किल एमीन्स ड्यू टू एराइल ग्रुप। ये बात भी गलत है। एराइल एमीन्स आर जनरली लेस बेसिक दैन एल्किल एमीन ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बेंजीन रिंग। ये बात सही है। एल्किल एमीन्स आर जनरली लेस बेसिक दैन एराइल एमीन्स बिकॉज, ये फिर से कह रहा है कि एल्किल एमीन्स कम बेसिक है, इसलिए डी ऑप्शन भी गलत है। अब सी सही क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो हमारे नाइट्रोजन है उसके ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी हमने देखे थे, यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी पॉजिटिव आयन जैसे कि हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो जितना ज़्यादा ये नाइट्रोजन के ऊपर उपलब्ध होंगे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उतनी ज़्यादा उसकी बेसिसिटी होगी, क्योंकि बेसिसिटी या एल्कलाइन नेचर का एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है कि वो कितनी तेज़ी से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो तेज़ी से क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन्स को। लेकिन इन द केस ऑफ एराइल एमीन्स, जैसे मान लीजिए एनिलीन है, बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन लगा हुआ है, ऐसे केस में क्योंकि जो हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट कर जाता है बेंजीन रिंग के डीलोकलाइजेशन में या जो मूवमेंट हो रही है पाई इलेक्ट्रॉन की उसमें, इसकी वजह से पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में भी वो चला जाता है, जिसकी वजह से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एराइल एमीन्स में यानी कि एरोमेटिक एमीन्स में वो कम उपलब्ध होते हैं फॉर द प्रोटोनेशन, जबकि हमारे एलिफेटिक एमीन्स में ये ज़्यादा उपलब्ध होते हैं। इसीलिए एलिफेटिक एमीन्स जो होती हैं वो हमेशा एराइल एमीन से ज़्यादा बेसिक होंगी। इसीलिए जो आपका आंसर होगा वो होगा एराइल एमीन्स आर लेस बेसिक दैन द एल्किल एमीन्स। यही बात है, दोनों चाहे उल्टा सीधा बोल दीजिए। और क्योंकि डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है बेंजीन रिंग में और उसकी उपलब्धता जो होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द करेक्ट IUPAC नेम। CH2NHCH3 जो है वो N इथाइल N मिथाइल एथिलामाइन के रूप में आपको दिख रहा है, या जितने भी आपको दिख रहे हैं ABCD, ये हम लोग जब IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़े थे एमीन्स का तो हमने कहा था कि उसको जनरली हम लोग उसके एल्केन्स के नाम के आगे ई हटा करके एमाइन जोड़ करके बना सकते हैं। तो ऐसा देखने में सिर्फ और जो नाइट्रोजन के ऊपर जो क्या नाम है
ग्रुप्स लगे हुए हैं एल्किल ग्रुप, उनके आगे N लगा करके हम लिखते हैं। ये बताता है कि जो सब्स्टिट्यूशन है वो नाइट्रोजन के ऊपर ही हो रहा है, इसीलिए जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। जहाँ पे आप देख रहे हैं नाम बन रहा है N इथाइल N मिथाइल इथेनामाइन, यानी एक नाइट्रोजन, ये एक टर्शरी नाइट्रोजन है जिसपे एक CH3 ग्रुप लगे हुए हैं और 2 C2H5 ग्रुप लगे हुए हैं। ये C2H5 ग्रुप यानी इथाइल ग्रुप जो है उसको एक को हमने सब्स्टिट्यूशन के रूप में ले लिया और एक को पैरेंट नेम में इथेनामाइन के रूप में उसको लिख लिया, तो नाम क्या बन गया N इथाइल N मिथाइल इथेनामाइन, और यही क्या है इन सभी में से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू एमीन्स बाय अ रिएक्शन नेम एज हाफमैन ब्रोमाइड, क्लेंसन कंडेंसेशन, पर्किन रिएक्शन या फिर केकुले रिएक्शन। देखिए जो एमाइड्स को अगर हम लोग एमीन्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये एमीन्स बनाने का एक बहुत ही अच्छा मेथड है और ये मेथड जो है हाफमैन ब्रोमाइड के द्वारा किया जाता है। इसमें हम लोग सबसे पहले कोई भी बेसिक कंडीशंस में जो OH आयन है वो आएंगे, हाइड्रोजन को अपने साथ लेकर के वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसकी वजह से नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड क्या है ब्रेक होता है। नाउ फिर ब्रोमीन जो है वो अटैक करती है और सीरीज ऑफ स्टेप्स चलने के बाद हमको आगे चल करके एक प्राइमरी एमीन जो है वो प्राप्त होता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकलता है। ये जो रिएक्शन है ये हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के नाम से जानी जाती है और इसमें कोई भी एमाइड जो है वो प्राइमरी एमीन्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए, दैट इज हाफमैन ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिथाइल अमीन। मिथाइल अमीन के बारे में इसमें से कौन सी बात सही है। मिथाइल अमीन इज स्लाइटली एसिडिक, नहीं ये बात गलत है। मिथाइल अमीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया। मिथाइल अमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। मिथाइल अमीन फॉर्म्स सॉल्ट विथ एल्कली, तो सॉल्ट विथ एल्कली तो नहीं बनाएगा और पहला और दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि एसिडिक नहीं होता, इसलिए पहला और चौथा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट बी की बात करें और सी की बात करें तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता है, लेकिन मिथाइल अमीन के केस में जो NH2 है जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। मिथाइल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपने से ढकेलता है दूर नाइट्रोजन के ऊपर, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता भी बढ़ेगी और नेगेटिव चार्ज भी थोड़ा सा बढ़ेगा, जिसकी वजह से वो प्रोटॉन को ज़्यादा तेजी से एक्सेप्ट कर सकता है। अगर वो प्रोटॉन को ज़्यादा तेजी से एक्सेप्ट करेगा तो उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए जो सी ऑप्शन लिखा है वो सबसे सही है। मिथाइल अमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया ड्यू टू द एल्किल ग्रुप, क्योंकि एल्किल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ा रहा है ड्यू टू इट्स प्लस आई इफेक्ट, या फिर हम कह सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अ बेसिक कैरेक्टर ऑफ 3 एमीन्स एंड अमोनिया। अब आप देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और इनसे कह रहा है कि इसमें करेक्ट ऑर्डर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, यानी सबसे ज़्यादा वाले को पहले रखना है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो ए में देखिए सबसे पहले अमोनिया रख दिया, तो ए ऑप्शन तो सही हो नहीं सकता क्योंकि अमोनिया जो है सबसे लास्ट में होना चाहिए या बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन देखते हैं, C2H5 यानी इथाइल अमीन है, फिर मिथाइल अमीन है, उसके बाद अमोनिया है, फिर एराइल अमीन है। तो ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सबसे सही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा इथाइल अमीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वहाँ पे, क्योंकि 2 कार्बन्स हैं और वो ढकेलेंगे किसकी तरफ, हमारे नाइट्रोजन की तरफ, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और उसकी जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी वो बढ़ेगी, बेसिसिटी बढ़ जाएगी। इसके बाद मिथाइल अमीन अभी हमने डिस्कस किया था और अमोनिया उसके बाद आएगा क्योंकि वहाँ पर भी उपलब्ध है लेकिन इन दोनों से कम है। लेकिन एराइल अमीन्स के केस में जो कि आपका एनिलीन लिखा हुआ है C6H5NH2, वो जो होगा वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग के अंदर डाल देगा, जिसकी वजह से उसकी उपलब्धता थोड़ी सी कम हो जाएगी, उसकी बेसिसिटी होगी वो सबसे कम होगी। इसी वजह से जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे सबसे सही दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इथाइल अमीन, उसके बाद मिथाइल अमीन, फिर अमोनिया, देन उसके बाद एनिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। एमीन्स फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड, इथाइल अमीन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन प्रोपेन, इथाइल अमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया, methyl amine is more basic than ammonia, and the last one is dimethyl amine is less basic than methyl amine। तो देखिए पहली बात भी सही है, दूसरी बात भी सही है, तीसरी बात भी सही है, तीनों को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया। इथाइल अमीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या नाम है ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वो थोड़ा सा जो है
वहाँ पर प्रोपेन की अपेक्षा में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी अपने आप क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। बट जो डी ऑप्शन है उसमें देखिए डाई मिथाइल अमीन इज लेस बेसिक देन मिथाइल अमीन लिखा है, ये बात गलत है, क्योंकि एक मिथाइल अमीन में एक मिथाइल ग्रुप है, जबकि डाई मिथाइल अमीन में 2 मिथाइल ग्रुप हैं। दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को ढकेलेंगे नाइट्रोजन के ऊपर, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी उपलब्धता बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और बेसिसिटी ज़्यादा होगी ना कि कम होगी। इसीलिए जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो हमारा डी है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मिथाइल अमीन के सब केस में केवल 1 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन डाई मिथाइल अमीन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी बेसिसिटी जो होगी वो हाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following compound is expected to be more basic? एनालीन, मिथाइल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन या फिर इथाइल अमीन? इन सब में से सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि मोस्ट बेसिक होगा? तो जितनी बातें अभी तक हमने कही हैं उसके हिसाब से यहाँ पर इथाइल अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि इथाइल अमीन में जो बड़ा एल्किल ग्रुप लगा हुआ है जो कि पॉजिटिव चार्ज को जो है निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी नाइट्रोजन के ऊपर, और नाइट्रोजन के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वो प्रोटॉन या पॉजिटिवली चार्ज आइटम्स को अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करेगा, जिसकी वजह से उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जबकि एनालीन क्या है, एनालीन और हाइड्रोक्सिल अमीन ये दोनों जो है वो उल्टा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो रही है। और मिथाइल और इथाइल में इथाइल क्योंकि बड़ा ग्रुप है, इसीलिए डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स, टर्शियरी अमीन्स या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस जो है काफ़ी अच्छी रिएक्शन है, और इस रिएक्शन के फलस्वरूप देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लोग थैलामाइड को लेते हैं और जो कि एसिडिक इन नेचर होता है उसकी रिएक्शन जो है एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं, या CO3 के साथ भी करा सकते हैं, यानी पोटेशियम कार्बोनेट वगैरह इत्यादि के साथ भी करा सकते हैं। जब इसके साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ये एक पोटेशियम थैलामाइड या पोटेशियम सॉल्ट में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट उसके बाद जब हम इसकी रिएक्शन जो है वो एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं, जैसा कि SN2 मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया था, तो SN2 मैकेनिज्म के द्वारा ये रिएक्शन होकर के एक R सब्स्टिट्यूटेड या एल्किल सब्स्टिट्यूटेड थैलामाइड में कन्वर्ट होता है। लास्ट स्टेप में जब इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करके रिफ्लेक्स करते हैं तो हमें जो है एक प्राइमरी अमीन जो है वो प्राप्त होता है, या फिर हम लोग एक्वस HCl या एक्वस NaOH के प्रेजेंस में भी अगर इसको साथ रिएक्शन कराते हैं तो भी जो है हमें प्राइमरी अमीन जो है वो प्राप्त होता है। इसीलिए गैब्रियल थैलामाइड की सिंथेसिस के दौरान हमें जो चीज़ प्राप्त होती है वो होती है प्राइमरी अमीन्स। इसीलिए ये प्राइमरी अमीन्स की सिंथेसिस करने की एक बहुत ही अच्छी मेथड के रूप में हमारे सामने आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्शरी अमीन्स हैव लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग आइसोमेरिक अमीन्स बिकॉज? टर्शरी अमीन्स की बात करें तो उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सबसे कम होता है। ऐसा क्यों होता है? दे हैव द हाईएस्ट मॉलिक्यूलर मास, दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दे आर मोर पोलर इन नेचर, दे आर मोर बेसिक इन नेचर। देखिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी अगर टर्शरी अमीन्स हैं तो वहाँ पर वो नाइट्रोजन जो है वो एल्किल्स के साथ ज़्यादा जुड़े हैं, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने में उसको दिक्कत आएगी, और इस कम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रक्रिया की वजह से यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका वो कम होते चला जाएगा। इसीलिए जो आंसर है वो है दे डू नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इन वाटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग? अब देखिए वाटर की प्रेजेंस में यहाँ पे पूछ लिया, ये चीज़ हमको याद रखनी है। अभी तक हम कहते थे कि टर्शरी वाले की ज़्यादा होगी, फिर सेकेंडरी वाले की, फिर प्राइमरी की, लेकिन जब हम वाटर के साथ उसको लेते हैं तो वाटर क्या करता है, वहाँ पर सॉल्वेशन इफेक्ट डालता है, और उस सॉल्वेशन इफेक्ट के होने की वजह से जो हमारा बेसिसिटी का ऑर्डर है वो थोड़ा सा बदल जाता है, और जो असली ऑर्डर हमारे सामने बन करके आता है वो ये होता है कि जो हमारी सेकेंडरी वाली है वो ज़्यादा बेसिक होगी टर्शरी से, और फिर प्राइमरी वाले से। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो टर्शरी अमीन्स हैं वो इस केस में उनकी बेसिसिटी जो है वो वैसे तो हम लोग मानते हैं कि ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सॉल्वेशन इफेक्ट जो है वो सेकेंडरी अमीन के साथ दिखेगा, और इस वजह से
जो सेकेंडरी एमीन्स हैं वो ज़्यादा बेसिक हो जाएंगी, उसके बाद फिर हमारी टर्शरी वाली, एंड देन फिर प्राइमरी या अमोनिया अगर है तो उसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे। क्योंकि ऑप्शंस में, क्योंकि हमारे सभी ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है वो ये है, नहीं तो हम लोग ऐसा भी जो अफली करेक्ट ऑर्डर है वो ये है कि सेकेंडरी वाला सबसे ज़्यादा बेसिक, उसके बाद प्राइमरी एंड देन उसके बाद टर्शरी। लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से हमारा जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या कहलाएगा, ए वाला बनेगा, क्योंकि इसमें भी सेकेंडरी वाला ही सबसे आगे है, इसके बाद जो है फिर हमारा टर्शरी है, देन फिर हम उसे प्राइमरी मान रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे केसेस में, वाटर के केस में जहाँ सॉल्वेशन इफेक्ट भी पड़ रहा है, वहाँ पे दो इफेक्ट लग रहे हैं। एक तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है एल्किल ग्रुप का, वो यानी कि प्लस आई इफेक्ट जो शो कर रहा था वो भी लग रहा है, और साथ ही साथ ये दोनों एक दूसरे इफेक्ट काउंटर इफेक्ट है, और इस वजह से जो एक्स्ट्रा हो जाएगा उसकी वजह से जो है हमें बेसिसिटी का ऑर्डर जो है वो यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when ethanol is mixed with ammonia and passed over alumina, the compound formed is which compound? C2H5NH2, C2H4, C2H5O, C2H5 या CH3OCH3। तो जब हम लोग इथेनॉल की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं अल्मुना के ऊपर, तो एक ही चीज़ बन सकती है, वो बन सकती है एमीन, क्योंकि यहाँ पे हमने इथेनॉल लिया है, इसीलिए क्या बनेगा, इथाइल एमीन बनेगा। देखिए रिएक्शन ये है हमारा इथेनॉल की रिएक्शन जब हम लोग अमोनिया के साथ कराएंगे तो यहाँ से एक हमारा H, यहाँ से OH, ये सब सारा का सारा क्या निकलेगा, वाटर बना करके निकल जाएगा, और ये NH2 जो है इस C2H5 पे क्या करेगी, जुड़ जाएगी, जिसकी वजह से हमें इथाइल एमीन प्राप्त हो जाएगी। तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है हमारी एमीन्स का प्रिपरेशन करने के लिए। आंसर आपका क्या होगा, ए, दैट इज इथाइल एमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन रिएक्शन व्हाट इज द एक्स। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें जहाँ पर ये दो तरफ चल रही है, ये एक्स जो है वो जब उसका रिडक्शन कर रहे हैं, हम रिएक्शन कर रहे हैं हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो वो हमको एमीन्स प्रदान कर रहा है, और जब इस एक्स का हम लोग जो है ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H3O+, तो ये हमें क्या दे रहा है, एसिड प्रदान कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रदान कर रहा है। तो ये क्या हो सकता है, अगर इस रिएक्शन को हम लोग पूरा देखें तो हमें समझ में आ जाता है। यहाँ पर अगर नाइट्राइल्स हों तो नाइट्राइल्स का हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं H3O+ की प्रेजेंस में, तो वो हमें क्या प्रदान करती है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके ऊपर हमने बाकायदा आपको पहले भी वीडियोस दे रखे हैं। तो ये क्या बनाएगा, हमारा एसिड बना देगा। लेकिन जब हम इसका रिडक्शन करते हैं तो इस N और इस C दोनों पे हाइड्रोजन्स जुड़ेंगे, और इनके जुड़ने की वजह से हमें क्या मिल जाएगी, एमीन्स मिल जाएंगी। यानी यहाँ पर क्या होगा, नाइट्राइल होना चाहिए, इसीलिए जो बी होगा इट विल बी द राइट आंसर। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस भी जो है आपके पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड एंड प्राइमरी एमीन। अगर हम लोग एल्डिहाइड और प्राइमरी एमीन की रिएक्शन कराते हैं तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, और इससे ढेर सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं फार्मास्यूटिकल या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम लोग इनको पढ़ते हैं। और आज भी बहुत सारी ड्रग्स या कोई काम के जो केमिकल्स की सिंथेसिस है उसमें ये प्रोसेस बहुत यूज़ की जाती है, या जो ये हमारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं सिर्फ बेसिस जिन्हें हम कहते हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो जब हम लोग एक एल्डिहाइड की रिएक्शन एक प्राइमरी एमीन के साथ कराते हैं तो जो चीज़ बनती है उसे हम क्या कहते हैं, सिर्फ बेस कहते हैं, जैसा कि आपके सामने रिएक्शन में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि एक एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन अगर हम प्राइमरी एमीन के साथ कराएंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन क्या बनाएगा, पानी बना करके निकल जाएगा, और ये NR जो है वो इस C के ऊपर डबल बॉन्ड बना करके जुड़ेगा, जिसकी वजह से एक बेस फॉर्म चीज़ बनेगी, और इस बेसिस को हम क्या कहते हैं, सिर्फ बेसिस के नाम से जानते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सिंथेटिक एप्लीकेशंस के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा B विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स व्हेन वार्म्ड विथ क्लोरोफॉर्म एंड एन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH फॉर्म्स आइसोसाइनाइड और कार्बामाइल एमीन विच have a very unpleasant or foul smell. This test is known as। जब हम लोग एमीन्स का टेस्ट करने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी एमीन्स हैं अगर उनको हम लोग, या जो कंपाउंड आपको दिया गया उसको क्लोरोफॉर्म और एक अल्कोहलिक KOH के सोल्यूशन में डाल करके देखते हैं तो एक आइसोसाइनाइड या कार्बामाइल एमीन का फॉर्मेशन होता है, जिसकी सुगंध जो है बहुत ही गंदी होती है या अनप्लीजेंट होती है, और अगर ये बन रहा है इसका मतलब वहाँ पर प्राइमरी एमीन्स जो हैं वो प्रेजेंट है। इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, वुड्स टेस्ट कहते हैं, कार्बामाइल टेस्ट कहते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं, या बोथ B and C। तो पहले ही क्वेश्चन में ही बता दिया, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन में ही बता रहा है कि जो आइसोसाइनाइड और कार्बामाइल एमीन का फॉर्मेशन करता है, तो भैया इसी दोनों के नाम से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं इसी दोनों के नाम पे इसका टेस्ट का नाम भी है। इसे हम लोग कार्बल अमीन
टेस्ट या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसीलिए जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। इसी के ऊपर एक और प्रश्न बन सकता है हमारा कि जो आइसोसाइनाइड टेस्ट है, जिसे हम लोग कार्बोमाइल अमीन टेस्ट भी बोल रहे हैं, ये टेस्ट यूज किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ विच, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अभी हमने देखा कि आइसोसाइनाइड टेस्ट जो है वो केवल और केवल प्राइमरी अमीन्स दे सकती हैं, उन्हीं के प्रेजेंस में आइसोसाइनाइड जो है उनका फॉर्मेशन होता है, और वो जो टेस्ट में जो फाउल स्मेल आ रही थी वो आपको देखने को मिलेगी। तो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन के केस में ऐसा हो सकता है। सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स जो हैं वो ये टेस्ट नहीं देती हैं। इसीलिए अगर हम लोग इनके बीच में कंपैरिजन करना चाहते हैं, इनके बीच में आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं कि जो अमीन आपके पास है वो प्राइमरी है या सेकेंडरी टर्शरी है, तो भी अगर कोई अमीन जो है ये टेस्ट दे रही है इसका मतलब वो प्राइमरी है, अगर टेस्ट नहीं दे रही है इसका मतलब वो सेकेंडरी या टर्शरी हो सकती है, लेकिन वो प्राइमरी नहीं हो सकती। तो ये आइडेंटिफिकेशन के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिबर्समान नाइट्रोसो टेस्ट इज यूज फॉर प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन्स या ऑल ऑफ द अबव। तो लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट जो होता है वो जो है हमारे सेकेंडरी अमीन्स के लिए होता है। ये टेस्ट है क्या, यहाँ पे हम लोग सेकेंडरी अमीन को नाइट्रस एसिड के साथ स्लोली रिएक्ट कराते हैं और उसके बाद जब उसे ठंडा करते हैं तो वो एक येलो ऑयली कलर का येलो ऑयली टाइप का नाइट्रोसो अमीन का फॉर्मेशन करती है। ये जो येलो ऑयली नाइट्रोसो अमीन बनी है ये एक ग्रीन सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाती है अगर उसे हम लोग गर्म करते हैं विथ अल्कोहल या एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद जब इसमें वाटर डालते हैं तो जो कलर है वो ब्लूइश ग्रीन से या ग्रीनिश ब्लू से वो वायलेट कलर में कन्वर्ट हो जाता है ऑन द एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये टोटल टेस्ट जो है, ये टेस्ट का प्रोसीजर भी आपके सामने लिख दिया। ये जो टेस्ट है इसी को हम लोग लिबर्समान नाइट्रोसो टेस्ट के नाम से जानते हैं, और ये लिबर्समान नाइट्रोसो टेस्ट केवल और केवल सेकेंडरी अमीन्स के देती हैं। यानी ये भी एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किया जा सकता है कि जो अमीन आपको दी गई है या उनके बीच में अलग करने के लिए तो टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं। प्राइमरी अमीन ये देगी नहीं, टर्शरी अमीन ये देगी नहीं, केवल और केवल कौन देगा, सेकेंडरी अमीन देगा। तो हम लोग पता कर लेंगे कि अगर नाइट्रोसो बन रहा है, ये कलर्स जो अभी दिखे वो आ रहे हैं, इसका मतलब कि वहाँ पर केवल और केवल जो है वो सेकेंडरी अमीन प्रेजेंट है, प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉफमान मस्टर्ड ऑयल टेस्ट यूज फॉर प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो हॉफमान मस्टर्ड ऑयल टेस्ट है ये हमारे प्राइमरी अमीन्स के लिए होता है, ये सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स नहीं देती। और प्राइमरी अमीन्स में इसमें हम लोग किस प्रकार से करते हैं वो भी देख लें। तो प्राइमरी अमीन्स को अगर हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो डाईथायो एल्किल कार्बमिक एसिड में कन्वर्ट होती है, जो कि हीट करने पर मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ हीट करने पर डिकम्पोज होती है, जिसकी वजह से हमें मस्टर्ड ऑयल जैसी महक जो है वो मिलती है। और जब मस्टर्ड ऑयल जैसी जो महक मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रही है, हमारे एल्किल आइसोथायोसाइनेट के प्रोडक्शन होने की वजह से। ठीक है, तो ये सब भी प्रश्न इससे बन सकते हैं, जितने भी हम प्रोसीजर बता रहे हैं उससे भी प्रश्न बन सकते हैं। जानबूझ करके इसीलिए यहाँ पर प्रोसीजर डाला है ताकि अगर इससे प्रश्न बनता है तो आप उसको भी आंसर कर पाएँ। तो ये मस्टर्ड ऑयल जैसा महकता है, इसीलिए इसे हम लोग मस्टर्ड ऑयल टेस्ट के नाम से जानते हैं, और हॉफमान साहब ने इसे किया था, इसीलिए हॉफमान मस्टर्ड ऑयल टेस्ट के रूप में जानते हैं। और ये टेस्ट जो है वो प्राइमरी अमीन्स को पकड़ने के लिए किया जाता है। अ केमिकल टेस्ट दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स इज कॉल्ड। देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स में अंतर करने के लिए ढेर सारे टेस्ट जो है परफॉर्म किए जा रहे हैं। अभी तक जितने भी टेस्ट देखे हम लोगों ने देखा कि प्राइमरी वाला दे रहा है, सेकेंडरी वाला नहीं दे रहा, सेकेंडरी वाला दे रहा है, टर्शरी वाला नहीं दे रहा, इस तरीके के टेस्ट हैं, और ये सभी इसीलिए इतने इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक टेस्ट ऐसा है कि हम एक ही टेस्ट से बता देंगे कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शरी है, वो कौन सा टेस्ट है। वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर अमीन्स में आता है, उसे हम कहते हैं हिंसबर्ग टेस्ट, यानी कि सी विल बी द राइट आंसर। हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है, इस पे भी हम लोग प्रश्न लेंगे, और फिर हम देखेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को हम कैसे इससे अलग कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पे है, व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट है क्या? बेंजोइल क्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है जिसे हम C6H5SO2Cl बोल रहे हैं, या फिर नन ऑफ एबव। तो जो हिंसबर्ग रिएजेंट है वो हमारा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, और जो हमारे एमीन्स हैं जब वो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो डिफरेंट मोनो सब्स्टिट्यूटेड या डाई सब्स्टिट्यूटेड क्या नाम है सल्फोनामाइड्स हमें प्रदान कराते हैं, और वो जो होते हैं उसी से हम लोग अपने टेस्ट को देखते हैं कि वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी है। तो जो यहाँ पे रिएजेंट है वो क्या होगा, बेंजीन सल्फोनाइल
क्लोराइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसी के ऊपर, व्हाट इज ट्रू अबाउट हिंसबर्ग टेस्ट। अब इस प्रश्न में से हम लोग कई सारे प्रश्न भी के आंसर भी देख लेंगे और हमें हिंसबर्ग टेस्ट भी समझ में जाएगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन रिएक्ट विद द टेस्ट रिएजेंट एंड फॉर्म्स इनसॉल्युबल सल्फोमाइड प्रेसिपिटेट। जो भी अभी आपने रिएजेंट देखा है हमारा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसके साथ जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी की रिएक्शन कराते हैं तो वो हमें जो है सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड बनते हैं। ये सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड जो होते हैं वो प्रेसिपिटेट के रूप में बनते हैं, यानी परख नली में आपके दही के थक्के की तरीके से वो जम जाएंगे, यानी कि प्रेसिपिटेट बन जाएगा उसमें, और जो क्लियर सोल्यूशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब जो टर्शरी अमीन्स हैं वो इस तरीके के साथ रिएक्ट नहीं करती, यानी टर्शरी अमीन्स जो है वो सल्फोनामाइड नहीं बनाती हैं, जिसकी वजह से आपको सोल्यूशन जो है वो क्लियर दिखता है। तो मान लीजिए कि आपने एक सोल्यूशन लिया अमीन का और उसमें अपने रिएजेंट को डाला, हिंसबर्ग रिएजेंट को, और कोई रिएक्शन नहीं हुई, मतलब सिंपल आपको क्लियर सोल्यूशन मिल गया, इसका मतलब वहाँ पे टर्शरी अमीन है, ये आपने क्लियर कर लिया। अगर अब देखिए अगर प्रेसिपिटेट आ गया, इसका मतलब वो प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकता है। अब उसमें कैसे अंतर करेंगे, तो सी ऑप्शन देखिए, आफ्टर प्रेसिपिटेशन इन प्राइमरी अमीन्स गिव क्लियर सोल्यूशन ऑन फर्दर रिएक्शन विथ NaOH। तो जो प्रेसिपिटेट आया था अगर फर्दर रिएक्शन करा दे NaOH सोल्यूशन के साथ, तो अगर वो क्लियर हो गया, सोल्यूशन क्लियर हो गया, तो इसका मतलब कि वहाँ पर प्राइमरी अमीन थी। अगर तब भी सोल्यूशन क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब वहाँ पे क्या थी, सेकेंडरी अमीन थी। तो इस एक टेस्ट से ही हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों को बता सकते हैं, और ये तीनों बातें जो लिखी हुई हैं वो सही हैं। इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। जानबूझ करके मैंने ये तीनों यहाँ पे ऑप्शन डाले थे ताकि हम हिंसबर्ग जो टेस्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है आपके पेपर में, तो इसके बारे में सारी जानकारी जो है वो इस प्रश्न से आपको मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इथेनोमाइन इज। अब हम लोग कुछ स्ट्रक्चर एंड यूजेस पे एक दो प्रश्न देख लेते हैं। तो ये 2 अमीनो इथेनॉल होता है, IUPAC नेम इसका जो फार्मूला है C2H7NO होता है, या इसे हम लोग मोनो इथाइलो अमीन के नाम से या MEE के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम आप देखिए तो यहाँ पर दो कार्बन की चेन है, जिसपे एक तरफ जो है OH ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए इसे 2 अमीनो इथेनॉल के नाम से हम लोग जानते हैं एज पर द IUPAC। यहाँ पर जो कार्बन की संख्या है 2, हाइड्रोजन की संख्या है 7, नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन भी क्या है, 1 है, ये बात भी सही है। और इसे मोनो इथाइलो अमीन के नाम से या MEA के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द above। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द यूजेज ऑफ इथाइलोअमीन। इथाइलोअमीन की अगर बात देखा जाए तो क्या क्या यूजेज हैं। वीक बेस यूजिंग इन द गैस स्क्रबिंग, सही बात है। यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन कॉस्मेटिक्स टू रेगुलेट द pH, ये भी बात भी सही है। और इट इज़ हैविंग सम एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी, तो ये एंटी हिस्टामिनिक्स के तरीके से भी यूज़ किया जाता है, इसीलिए जो आंसर होगा हमारा वो ऑल ऑफ द होगा। ये तीनों इसके काफ़ी अच्छे यूजेज हैं इथाइलोअमीन्स के, इसमें से कोई भी आपके पेपर में एक यूज़ पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IUPAC नेम ऑफ इथाइलिन डाइअमीन इज इथेन 1,2-डाइअमीन एंड इट्स यूजेज आर। देखिए क्वेश्चन में ही एक आंसर बता दिया। कई बार IUPAC नेम पूछा जा सकता है इथाइल डाइअमीन का, तो आप बता दीजिएगा इथेन 1,2-डाइअमीन। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर भी 2 कार्बन की ही चेन है, लेकिन उस OH ग्रुप को जो पिछले वाले कंपाउंड में था उसको हटा करके NH2, दोनों तरफ NH2 लगा दिया गया, इसीलिए इसे हम लोग 1,2 दोनों नंबर पे है 1,2-डाइअमीन बोल रहे हैं। डाइअमीन इथेन या फिर इथेन 1,2-डाइअमीन के नाम से इसे हम लोग जान रहे हैं। इसके जो यूजेज हैं वो क्या है, यूज टू सिंथेसाइज चिलेटिंग एजेंट्स लाइक EDTA बनाने के काम में आता है, बिल्कुल सही बात है। सॉल्वेंट फॉर थायोफिल इन द ब्रोंकोडाइलेटर्स, ब्रोंकोडाइलेटर्स नाम की जो ड्रग्स हैं जो कि ब्रोंकोडाइलेशन का कार्य करती हैं, उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो होता है थायोफाइलिन, उसके लिए एज अ सॉल्वेंट जो है वो इथाइलिन डाइअमीन का प्रयोग किया जाता है, ये बात भी सही है। ये कई बार सिंथेसिस करने के लिए, कई बार जो है टेस्टिंग वगैरह परफॉर्म करने के लिए प्रोटीन लाइक एल्बुमिन और कैसीन के लिए सॉल्वेंट का भी कार्य करती हैं। साथ ही साथ बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के प्रिपरेशन में भी इनका यूज़ जो है वो होता है, इसीलिए जो आंसर होगा वो क्या होगा यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। तो इस पर्टिकुलर प्रश्न से स्ट्रक्चर के ऊपर प्रश्न आता है तो आप बता सकते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर के ऊपर प्रश्न आता है तो आप बता सकते हैं, यूजेस के ऊपर प्रश्न आता है तो भी आप बता सकते हैं। तो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, इस प्रश्न से भी कई सारे प्रश्न सॉल्व हो सकते हैं। फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ डैश 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 ड्रग विच इज़ यूज टू ट्रीट अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, लेप्रेसी, ओबिसिटी, मोटापा जो होता है, डिप्रेशन एंड क्रॉनिक पेन। इतनी सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए एक ड्रग का प्रयोग किया जा रहा है, जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। इस ड्रग का नाम बता दीजिए। तो स्ट्रक्चर के ऊपर भी प्रश्न आ सकता है, यूजेस में इतने सारे यूजेस हैं तो यूजेस के ऊपर भी प्रश्न आ सकता है। ड्रग का नाम है हमारे एम्फिटामिन। ये एम्फिटामिन का स्ट्रक्चर है, जहाँ पर एक बेंजीन रिंग के ऊपर 3 कार्बन कंटेनिंग
प्रोपेन चेन जो है वो लगी हुई है, जिसके दूसरे कार्बन के ऊपर अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, और इसीलिए इस ड्रग को हम क्या कहते हैं, एम्फेटामीन के नाम से जानते हैं। और ये काफ़ी यूज़फुल ड्रग जो है, एंटी डिप्रेशेंट के रूप में जो है इसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो ये थे आज के हमारे 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट 5 पार्ट 2। इसी के साथ यूनिट 1 से यूनिट 5 के सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हमने डाल दिए हैं। अगर आपको इनसे और भी कोई प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनका हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में अपने शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका PDF लिंक आपको जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और फर्दर पढ़ सकते हैं। आपके कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।